इजराइल और हमास के बीच युद्ध शुरू हुए लगभग 1 महीने का समय बीतने वाला है और इस 1 महीने में इस पूरे युद्ध ने एक मानवीय संकट का रूप धारण कर लिया है। अब इसी को लेकर हाल ही में यूएनजीए यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में इस पूरे युद्ध में जो मानवीय संकट पैदा हुआ है उस संकट को रोकने के लिए एक प्रस्ताव पेश किया गया था और भारत ने इस प्रस्ताव पर जो मतदान हुआ उस मतदान में हिस्सा नहीं लिया। तो ऐसे में हम ये जानने की कोशिश करेंगे आज की वीडियो में कि आखिर भारत की पॉलिसी इस पूरे विषय को लेकर क्या कहती है। भारत की विदेश नीति इजराइल और हमास के युद्ध पर किस तरह से डिजाइन की गई है। इसी पूरे विषय पर आज हम इस पूरी वीडियो में बात करने वाले हैं। पूरे प्रस्ताव पर बात करेंगे, प्रस्ताव में किसने पक्ष में मतदान किया, किसने विपक्ष में मतदान किया। इसके अलावा इस पूरे प्रस्ताव का क्या प्रभाव देखने को मिल सकता है, निहितार्थ क्या रहने वाले हैं, उनको भी समझने का प्रयास करेंगे। तो मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस की इस नई वीडियो में। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले वीडियो की जो रूपरेखा है एक बार उस पर बात कर लेते हैं। तो वीडियो में मुख्य तौर पर सबसे पहले हमने खबर यानी कि न्यूज़ की बात की। तो हमने एक ओवरव्यू शुरुआत में जानने की कोशिश की कि आखिर जो पूरा मामला है वो चर्चा में क्यों आया है। इसके बाद हम यूएनजीए के प्रस्ताव की बात करेंगे कि इस प्रस्ताव में किस बात का जिक्र किया गया था। इस प्रस्ताव को लेकर एक अमेंडमेंट भी आया था, उस अमेंडमेंट में क्या कहा गया था। इसके अलावा किस देश ने पक्ष में मतदान किया, किस देश ने विपक्ष में मतदान किया, किसने मतदान नहीं किया, उस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा इस प्रस्ताव का प्रभाव क्या रह सकता है, इसके निहितार्थ क्या रह सकते हैं, उनको भी समझेंगे। और अंत में भारत की पॉलिसी के लिए इस पूरे प्रस्ताव के क्या इम्प्लीकेशन हैं, उन इम्प्लीकेशन को भी समझने की कोशिश करेंगे। तो ये मुख्य तौर पर वीडियो की रूपरेखा रहने वाली है और अंत में हम एक सवाल पर भी बात करेंगे। सवाल जो है वो मेंस का है और आप 250 शब्दों में सवाल के जवाब को लिख सकते हैं। इसके अलावा ये जो पूरा विषय है मुख्य तौर पर सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से जुड़ा हुआ है और आप इसे अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अन्य देशों की नीतियों का भारत पर क्या प्रभाव पड़ता है उस तरह के जो तमाम खंड हैं उन खंडों से आप इस पूरे वीडियो को, इस पूरे टॉपिक को जोड़कर देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले इस प्रस्ताव पर बात करते हैं। तो ये प्रस्ताव मुख्य तौर पर यूएनजीए यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, संयुक्त राष्ट्र की जो एक महासभा है, उस महासभा में इस प्रस्ताव को पेश किया गया था और इस प्रस्ताव को जो पेश किया गया था वो मुख्य तौर पर जॉर्डन की ओर से पेश किया गया और इस प्रस्ताव को 22 अरब देशों का समर्थन भी प्राप्त था। इसके अलावा जो इस प्रस्ताव के सह संयोजक थे, को स्पॉन्सर्ड थे, उसमें आपको बांग्लादेश दिखाई देगा, मालदीव, पाकिस्तान, रूस और दक्षिण अफ्रीका जैसे देश जो हैं वो यहाँ पर दिखाई दे जाएंगे। तो इन देशों ने, इसके अलावा जॉर्डन ने इस पूरे प्रस्ताव का जो है समर्थन किया था। अब क्या कहा गया था इस प्रस्ताव में, एक बार उस पर भी बात कर लेते हैं। तो ये प्रस्ताव मुख्य तौर पर नागरिकों की सुरक्षा से जुड़ा हुआ था। आप जानते हैं कि जब से इस पूरे युद्ध की शुरुआत हुई है तब से गाजा में, इजराइल में हजारों लोगों की अपनी जान गंवानी पड़ी है। खासतौर पर इजराइल के हमले की वजह से गाजा में 4 से 5 हजार लोगों की अभी तक मौत हुई है। तो नागरिकों की सुरक्षा करने की बात की गई थी। जो इनोसेंट लोग हैं, जो सामान्य लोग हैं, जो सामान्य नागरिक हैं, कॉमन सिटीजन हैं, उनकी सुरक्षा करने की बात की गई थी। इसके अलावा जो हमारे मानवीय दायित्व हैं, जो हमारी ह्यूमन रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, एक मानव होने के नाते दूसरे मानव के प्रति हमारी कुछ जिम्मेदारियां हैं, वो जिम्मेदारियां इजराइल के प्रशासन की भी हैं और वो जिम्मेदारियां हमास की भी हैं। तो इनको भी निर्वहन करने की बात की गई थी। कुछ हमारी कानूनी जिम्मेदारियां भी हैं, कुछ अंतर्राष्ट्रीय कानून भी हैं, नियम भी हैं, कुछ फ्रेमवर्क बनाए गए हैं युद्ध को गवर्न करने के लिए, वॉर क्राइम को गवर्न करने के लिए, तो उनको मानने की भी बात इस पूरे प्रस्ताव में की गई थी। तो ये मुख्य तौर पर प्रस्ताव की बात हुई। अब इस प्रस्ताव के पक्ष में कुल 120 देशों ने मतदान किया और इसके विपक्ष में कुल 14 वोट हमें देखने को मिल जाएंगे। विपक्ष में जिन देशों ने वोट किया उसमें आपको इजराइल मिलेगा, क्योंकि पूरा मामला ही इजराइल के खिलाफ था। तो जाहिर तौर पर जो इजराइल है वो इस पूरे प्रस्ताव के विपक्ष में मतदान करेगा। इसके अलावा आपको इजराइल का साथी देश अमेरिका भी मिल जाएगा। इसमें आपको कुछ छोटे छोटे देश जैसे ऑस्ट्रिया हो गया, कुछ यूरोपियन कंट्रीज हैं, कुछ छोटे आइलैंड कंट्रीज हैं। तो यूरोपियन कंट्रीज में आपको क्रोएशिया मिल जाएगा, चेकिया मिल जाएगा, इसके अलावा हंगरी मिल जाएगा। तो इस तरह के देशों ने मुख्य तौर पर इस प्रस्ताव के विपक्ष में मतदान किया। अब आप यहाँ पर सवाल पूछेंगे कि आखिर भारत ने इसमें क्या किया। तो भारत ने इस पूरे प्रस्ताव में का जो मतदान हुआ था, जो वोट हुआ था इस पूरे प्रस्ताव को लेकर, उस पूरे वोट में हिस्सा लेने से
इनकार कर दिया और ऐसे 45 देश थे जिन्होंने इस पूरे वोट में हिस्सा नहीं लिया। इसमें आपको ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी, जापान, यूक्रेन, यूनाइटेड किंगडम, इस तरह की जो बड़ी शक्तियां हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएंगी। तो कुल 120 देशों ने इस पूरे प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया और 14 जो देश थे उन्होंने विपक्ष में मतदान किया और यही वजह रही कि जो प्रस्ताव है ये मेजॉरिटी से पारित कर दिया गया। तो ये मुख्य तौर पर प्रस्ताव की बात हुई। लेकिन जब ये प्रस्ताव यूएनजीए यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में पेश किया गया था तो इस प्रस्ताव में एक संशोधन की बात भी की जा रही थी। तो एक बार उस संशोधन पर भी बात कर लेते हैं। तो ये जो संशोधन था ये संशोधन कनाडा और अमेरिका की ओर से पारित किया गया था। क्या मकसद था इसका? तो इसका मकसद प्राथमिक तौर पर यही था कि इस पूरे संकट में जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस पैदा हुआ है इस संकट में हमास की जिम्मेदारी भी तय की जाए, क्योंकि जो प्रस्ताव यूएनजीए द्वारा पारित किया गया है जिसको 120 देशों का समर्थन मिला है उस पूरे प्रस्ताव में कहीं भी आपको हमास शब्द का जिक्र नहीं मिलेगा। आपको 7 अक्टूबर 2023 का जिक्र नहीं मिलेगा जिस दिन हमास ने इजराइल पर हमला किया था और इजराइल के 1200 से ज्यादा लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। तो इस पूरे प्रस्ताव में आपको केवल इजराइल द्वारा गाजा पर जो हमला किया गया है उसका जिक्र तो मिलेगा, लेकिन आपको हमास ने इजराइल पर जो हमला किया था उसका जिक्र नहीं मिलेगा। तो इसी को लेकर इस पूरे प्रस्ताव में अमेंडमेंट की बात की गई थी कि यहां पर हमास को भी शामिल किया जाए, हमास की भी निंदा की जाए। तो प्रस्तावित बदलाव यही था कि इसमें हमास को शामिल किया जाए, शामिल करने की बात की गई थी और 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने जो हमला किया था उस इजराइल पर उस हमले की निंदा की जाए, ये प्रस्ताव था। लेकिन इस प्रस्ताव के पक्ष में 87 देशों ने मतदान किया था, इसके विपक्ष में 55 देशों ने मतदान किया था और 23 देशों ने वोट में हिस्सा नहीं लिया था। अब क्योंकि जब हम यूएनजीए की बात करते हैं, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की बात करते हैं, तो वहां पर किसी भी प्रस्ताव को पारित होने के लिए 2/3 मतदान की जरूरत होती है। जितने भी देश वोट कर रहे हैं, जितने भी देश वहां पर उपस्थित हैं, उनमें से 2/3 वोट की जरूरत होती है किसी भी प्रस्ताव को पारित होने के लिए। लेकिन क्योंकि इस पूरे अमेंडमेंट को 2/3 वोट नहीं मिले थे तो ये अमेंडमेंट वहां पर पारित नहीं हो सका। तो इस तरह से वर्तमान समय में जिस स्वरूप में, जिस फॉर्म में यूएनजीए की ओर से इस प्रस्ताव को पारित किया गया है उस पूरे फॉर्म में, उस पूरे स्वरूप में आपको कहीं भी हमास शब्द का जिक्र देखने को नहीं मिलेगा। तो ये मुख्य तौर पर इस पूरे प्रस्ताव की बात हुई। अब सवाल ये उठता है कि इस पूरे प्रस्ताव के क्या प्रभाव हमें अलग अलग पक्षों पर देखने को मिल सकते हैं, खासतौर पर इजराइल पर हमें क्या प्रभाव देखने को मिलेगा। तो जब हम यूएनजीए की बात करते हैं तो यूएनजीए यदि कोई प्रस्ताव पारित करता है तो वो प्रस्ताव जो सदस्य देश हैं, जो संबंधित पार्टीज हैं, उन पर बाध्यकारी नहीं होता है, उन पर बाइंडिंग नहीं होता है। वहीं दूसरी तरफ जब आप यूएनएससी की बात करते हैं, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बात करते हैं, तो अगर यूएनएससी की ओर से कोई प्रस्ताव पारित किया जाता है तो वो प्रस्ताव संबंधित देशों पर बाध्यकारी होता है, लेकिन यूएनजीए का प्रस्ताव बाध्यकारी नहीं होता। तो इस तरह से इस पूरा प्रस्ताव का इजराइल और हमास के युद्ध पर हमें कोई भी प्रभाव, कोई खास प्रभाव देखने को नहीं मिलने वाला है। प्रैक्टिकल तौर पर कोई खास प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि अगर आप सैद्धांतिक तौर पर बात करें, अगर आप किताबी तौर पर बात करें, तो कई एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि जो पूरा प्रस्ताव है ये इजराइल पर बहुत ज्यादा नैतिक दबाव लेकर आएगा। एक जो मोरल, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इजराइल पर हम डाल सकते हैं। और अगर इजराइल को थोड़ा बहुत लगता है तो इजराइल अपनी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से, बाइंडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो अपनी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से इस पूरे युद्ध को थोड़ा बहुत रोक सकता है। लेकिन इस बात की जो आशंका है वो बहुत कम नजर आ रही है। हालांकि दबाव तब और बढ़ जाता है जब इस पूरे प्रस्ताव को 120 देशों का समर्थन प्राप्त होता है। तो इस पूरी स्थिति को आप ऐसे देख सकते हैं कि दुनिया के 120 देश ऐसे हैं जो कि इजराइल के विरोध में खड़े हुए हैं। तो इसी वजह से ये पूरा प्रस्ताव जो है वो एक नैतिक दबाव लेकर आता है, एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर आता है। तो ये हमने इस पूरे प्रस्ताव के बाध्यकारी होने या फिर बाध्यकारी ना होने की बात की। अब हम आगे बढ़ते हैं और ये जानते हैं कि इस पूरे प्रस्ताव की वजह से भारत की नीति पर क्या प्रभाव देख सकता है, भारत के लिए इस पूरे प्रस्ताव के क्या निहितार्थ हमें देखने को मिल सकते हैं। तो अगर उसको समझना है हमें, तो हमें सबसे पहले ये भी समझना होगा कि इस पूरी पॉलिसी को लेकर, इस पूरे रेजोल्यूशन को लेकर भारत ने जब मतदान में हिस्सा नहीं लिया तो भारत ने क्या कहा, एक बार उसको भी जान लेते हैं। तो सबसे पहले भारत ने 7 अक्टूबर 2023 को हमास की ओर से इजराइल पर जो हमला किया गया था, भारत ने सबसे पहले उस हमले की निंदा की।
भारत ने स्पष्ट किया कि आतंकवाद अच्छा या बुरा नहीं होता है, आतंकवाद का कोई स्वरूप नहीं होता, बल्कि आतंकवाद अपने आप में ही गलत है, चाहे वो किसी भी काम के लिए किया जाए। आप किसी व्यक्ति की मौत को किसी भी आधार पर जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले भारत ने अपने पूरी बयान में इस बात को शामिल किया, और इसको शामिल करते हुए भारत ने आतंकवाद के खिलाफ इजराइल की लड़ाई में इजराइल का समर्थन भी किया। इसके बाद भारत ने मुख्य तौर पर गाजा की जो स्थिति है, भारत ने गाजा की स्थिति पर भी चिंता व्यक्त की, और गाजा की स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए भारत ने एक बार फिर से दोहराया कि भारत लगातार जो फिलिस्तीन है उसके स्टेटहुड की मांग करता रहा है। भारत लगातार इस बात की डिमांड करता रहा है कि इजराइल और फिलिस्तीन को एक साथ मिलकर इस पूरे विवाद को सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए, और केवल डिप्लोमेटिक तरीके से, केवल कूटनीतिक ढंग से इस पूरे विवाद को सुलझाया जा सकता है। और एक बार फिर से भारत ने जो टू नेशन थियरी है, टू स्टेट थियरी है, उस थ्योरी पर एक बार फिर से अपना समर्थन व्यक्त किया। भारत ने स्पष्ट तौर पर कहा कि हमें एक फ्री और सोवरेन फिलिस्तीन स्टेट की जरूरत है, जो कि एक साथ इजराइल के साथ सह अस्तित्व में रह सकेगा, को एग्जिस्टेंस में रह सकेगा। तो भारत ने अपने बयान में वही बातें दोहराई जो लगातार भारत इस पूरे विवाद को लेकर स्वीकार करता रहा है। तो हम कह सकते हैं कि भारत ने अपनी पॉलिसी में एक तरह से संतुलित रुख अपनाने की कोशिश की है, और भारत लगातार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी विवाद हो रहे हैं, उन विवादों में इसी पॉलिसी को अपना रहा है। लगातार भारत एक बैलेंस्ड अप्रोच लेकर चल रहा है। आप इसके लिए रूस यूक्रेन का भी उदाहरण ले सकते हैं कि जब रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध की शुरुआत हुई थी, तब भी भारत ने इसी तरह के रुख को अपनाया था, और भारत की पॉलिसी बहुत ज़्यादा सफल भी साबित हुई थी कि भारत को इस पूरे युद्ध के दौरान किसी भी एक देश का समर्थन नहीं करना पड़ा था, और भारत दोनों देशों के पक्ष में और दोनों देशों के विपक्ष में खड़ा हुआ था। तो भारत की पॉलिसी में हमें एक तरह से न्यूट्रलिटी, एक तटस्थता देखने को मिल रही है। ये भारत की पॉलिसी की बात हुई, लेकिन भले ही मुख्य तौर पर ये जो दोनों युद्ध हैं, चाहे रूस यूक्रेन युद्ध की बात करें, चाहे हम इजराइल और हमास के युद्ध की बात करें, दोनों युद्धों की जो परिस्थितियां हैं, जो ज्योग्राफी है, जो रणनीति है, जो स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू है, जो एक दृष्टिकोण है, दोनों अलग अलग हैं। लेकिन इसके बावजूद भी भारत की पॉलिसी जो रही है, इन दोनों युद्धों को, इन दोनों स्थितियों को संभालने की, वो बहुत ज़्यादा एक समान रही है। उसमें हमें एक बैलेंस्ड अप्रोच देखने को मिला है। हालांकि ये जो पूरा युद्ध है, ये युद्ध भारत के लिए एक बड़ी चुनौती पैदा कर सकता है, क्योंकि जब हम रूस यूक्रेन युद्ध की बात करते हैं तो वहां पर भारत की पॉलिसी पर कोई प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ रहा था। लेकिन अगर ये वाला युद्ध लंबे समय तक चलता है तो भारत पर प्रत्यक्ष प्रभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि भारत जो है वो अपनी ज़रूरतों का बहुत बड़ा हिस्सा जो है, वो कच्चे तेल की ज़रूरतों का बहुत बड़ा हिस्सा मिडल ईस्ट से मंगाता है। तो अगर ऐसे में वहाँ पर युद्ध लंबे समय तक चल जाता है, तो इसकी वजह से भारत जो आयात करता है, उस आयात पर प्रभाव पड़ेगा, और भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है मिडल ईस्ट को लेकर, इजराइल हमास को लेकर, इजराइल फिलिस्तीन को लेकर, उस पॉलिसी पर भी हमें प्रभाव देखने को मिल सकता है। तो ये मुख्य तौर पर इस पूरे विषय की बात हुई कि भारत की पॉलिसी अब तक क्या रही है, भारत ने किस तरह की नीति को इस तरह की स्थिति में किस किस तरह से अपनाया है। तो अब हम अंत में इस पूरे विषय से जुड़े एक सवाल की भी बात कर लेते हैं। सवाल मेंस का है, और आप 250 शब्दों में सवाल के जवाब को लिख सकते हैं। तो आज का हमारा सवाल है कि अंतर्राष्ट्रीय अस्थिरता के बीच लगातार भारतीय कूटनीति के समक्ष नई चुनौतियां देखने को मिल रही हैं। हालांकि इसके बावजूद भी भारत एक समान नीति का इस्तेमाल कर रहा है। तो आपको उदाहरण सहित इस पूरे कथन की व्याख्या करनी है कि किस तरह से भारत लगातार बदलती स्थितियों में एक तरह की पॉलिसी को अपनाने की कोशिश कर रहा है। तो आप इस सवाल के जवाब को 250 शब्दों में लिख सकते हैं। इसके अलावा आप कमेंट बॉक्स में एक सवाल का जवाब ये भी दे दीजिए कि UNSC इसकी फुल फॉर्म क्या है और इसमें कुल कितने मेंबर शामिल होते हैं। तो अगर आप इसका जवाब दे देते हैं तो बहुत अच्छा है। अगर आप इसका जवाब नहीं पता है आपको, तो इंटरनेट पर जाइए और इसका जवाब सर्च करिए। UNSC क्या होता है, इसमें कितने मेंबर शामिल होते हैं, कितने परमानेंट मेंबर शामिल होते हैं, तो आपको आसानी से इसका जवाब मिल जाएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। वीडियो की PDF टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो ग्रुप से जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए, ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।